दोस्तों नमस्कार। आज 15 जून है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी न्यूज़ और आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ध्यान होगा आपको, अभी G7 की मीटिंग अभी चल रही है और कल के हमारे न्यूज़ एनालिसिस में उसको काफ़ी डिटेल्ड में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और उसी में एक दो बातें हैं, तो जो मेन एजेंडाज थे जैसे कि यूक्रेन के फाइनेंशियल सपोर्ट का इशू था, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, क्लाइमेट चेंज था, चाइना का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इकोनॉमिक स्क्रूटनी है, वो सारी बातें थी। और उसके साथ साथ जो इस तरह के फोरम्स में जो सबसे बड़ा जो एक टॉपिक उभर कर आता है वो है इमिग्रेशन का। तो उसके लिए इस बार ये लीडर्स आपस में एक प्लान कर रहे हैं कि जो जो कंट्रीज़ या जो टेरिटरीज़ हैं, जो रीजन्स है जहाँ से कि ये इमिग्रेंट्स आते हैं यूरोप में और अदर कंट्रीज़ में ये लोग जाते हैं, तो उनको कैसे टैकल किया जाए। तो एक रास्ता ये लोग अब निकालने वाले हैं या एक उस तरफ बढ़ने की बात हो रही है, जिसमें कि कहा जा रहा है खास करके कि जो अफ्रीका है, उसके बाद मिडल ईस्ट है और जो एशिया है, तो वहाँ पे जो भी रीजनल डिस्टर्बेंसेस हैं उसकी वजह से जो लोग माइग्रेट होके इधर यूरोप वगैरह में चले आ रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे कुछ ऐसा प्लान करें इन्वेस्टमेंट का कि वहाँ पे इनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ बेटर हो सके। तो अगर वहाँ पे अगर फंडिंग अफ्रीकन नेशंस के लिए या मिडिल ईस्ट वगैरह के लिए बढ़ा दी जाती है, तो हो सकता है उससे कुछ ऐसे रास्ते निकल आएँ और जो यूरोप पे जो माइग्रेटरी प्रेशर है वो किसी तरह से कुछ कम हो सके। ठीक है। और इस इमिग्रेंट्स वाले इशू को हैंडल करने के लिए सारे कंट्रीज़ अपने अपने लेवल पे एफर्ट्स डाल रहे हैं और कुछ कुछ में बात आगे बढ़ी भी है, लेकिन एक डेडलॉक जैसा हो जा रहा है। तो उस इशू को टैकल करने के लिए जैसे अभी आपको ध्यान होगा ब्रिटेन में रवांडा बिल पास हुआ है, जो कि वो उसी इश्यूज़ को एक तरह से सॉर्ट आउट करने के लिए है। फिर यूएस में भी आपको ध्यान होगा, जो यूएस का जो सदर्न बॉर्डर है वहाँ पे इतने ज़्यादा माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ी है, तो उसके लिए बाइडेन गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई थी, लेकिन वो अभी आगे बढ़ नहीं पाया। फिर इटली के भी अलग प्लान्स हैं उनके रिगार्डिंग, इमिग्रेंट्स के रिगार्डिंग। तो ये सारे टॉपिक हैं जो अभी इस पे बातें आगे बढ़ी हैं। ठीक है। और इसी बीच में ये इमेज में देखे होंगे आप कि जो चांसलर हैं जर्मनी के ओलाफ सोल्ज, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। और एक इसके पैरेलल न्यूज़ कि जहाँ दुनिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं और तो सारा लाइमलाइट वो अकेले कैसे ले जाएं, तो पुतिन ने अभी 2-3 चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जिसके रिगार्डिंग उन्होंने अभी एक घोषणा की है। एक तो ये मीटिंग G7 की, जिसमें कि सारे बड़े बड़े देशों ने यूक्रेन के साइड में अपनी आवाज़ एक बार फिर से बुलंद की है। एक तो वो है उस यूक्रेन के फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी बातें हुई है। और दूसरा एक अभी स्विट्ज़रलैंड एक पीस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें ग्लोबल पीस समिट, जिसमें कि 90+ कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग करेंगे और कैसे इन सब चीज़ों से मतलब यूक्रेन और रसिया के कन्फ्लिक्ट से कैसे इसको पार पाया जाए, इसके बारे में कुछ आगे बातें करने वाले हैं। और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो पुतिन पे बनेगा ही, और उसी प्रेशर को एक तरह से रिलीज़ करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से एक बात रखी। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी टेरिटरीज यूक्रेन की अभी रसिया जिस पे कि एक तरह से वो कब्जा करने का दावा करता है, जिसमें कि मेन 4 टेरिटरीज बताए जाते हैं: डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरेजिया। जापोरेजिया आपको याद होगा, जहाँ पे कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था। तो ये कहना है कि ये जो 4 टेरिटरी जहाँ पे हमारी ट्रूप्स अभी एक तरह से कैप्चर की हुई है, वो वहाँ से अपनी यूक्रेन अपनी सेना हटा ले, उसके बाद ये कह दे कि हम नेटो में नहीं जाएंगे। तो ऐसा अगर होता है तो हम इमीडिएट सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रसिया का प्रपोजल है। और ये इसमें कोई नई बातें नहीं रखी हैं पुतिन ने, लेकिन जो टाइमिंग है इसकी वो एकदम से है, सुटेबल है इसके पुतिन के लिए भी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक न्यूज़ ये, तो इसमें ताज़ा अपडेट ये है कि ये जो सिरिल रामाफोसा हैं वो दोबारा चुन लिए गए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। और जो उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसके साथ एक उन्होंने गठबंधन बनाया है, जिसमें कि फार राइट जो डेमोक्रेटिक अलायंस हैं DA वो भी शामिल है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इनमें इस गठबंधन में शामिल है। उन लोगों ने मिलकर
जो सिरिल रामाफोसा है उनको साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के लिए फिर से चुन लिया है। और ये दूसरा मौका है 2018 के बाद से जब ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। और आपको ध्यान होगा 2018 में इन्होंने जैकब जुमा की जगह ली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस न्यूज में वही है जो भी हमने बात की थी, ग्लोबल पीस समिट जो होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में, उसकी बात है ये। ठीक है, और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज है, तो अपने प्रधानमंत्री स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर थे वहाँ पे, इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मंच उनको मिला था और बढ़िया स्किल है इनके पास ओरेटरी की। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और इस चुनाव के बारे में भी, और जो विज़न है इनके गवर्नमेंट का और जो इंडिया का विज़न है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें रखी। उसमें बहुत सारी बातें जो रखी उन्होंने, उसमें से कुछ ये था, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारी सरकार का और जो इंडिया का विज़न है 2047 तक हम एक विकसित देश बनने के रास्ते पर हैं। और ये कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी एक तरह से हेजोमनी बनी हुई है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, और आज के वर्ल्ड में इंक्लूसिव आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए। ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी G20 की जो प्रेसिडेंटशिप थी हमारे पास, और अच्छी बात यह है कि उसी दौरान हमने जो अफ्रीकी संघ है उसको हमने इसका अस्थायी सदस्य बनाया। तो ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी हैं। ठीक है, चलिए। और इसी G7 मीटिंग के दरमियान मोदी जी ने पर्सनली 3-4-5 लीडर से एक 1-to-1 मीटिंग भी की है, और जिसमें वो जेलेंस्की से भी मिले जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उसमें ये कहा कि जो शांति का रास्ता है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही गुजरता है। ठीक है, और जेलेंस्की की तरफ से मोदी जी को बधाई भी दिया गया है अपने तीसरे टर्म के लिए, और इस बात के लिए बधाई दिया गया है उनकी तरफ से कि जो ग्लोबल पीस समिट होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में, उसमें आग्रह किया गया था भारत की तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन का। तो हाई लेवल के रिप्रेजेंटेशन की तरफ जो भारत ने हामी भर दी है उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया है। और अभी आपको ध्यान होगा एक इनका 10 पॉइंट पीस फार्मूला जो है जेलेंस्की का, उसको लेके भी एक तरह से इंडिया से सपोर्ट मांगा गया है। तो ये सीधा सीधा अगर समझें तो कुछ इसमें खास है नहीं 10 पीस फार्मूला में। इसमें वही सब बातें हैं जैसे कि रशियन ट्रूप्स हैं उनको यूक्रेन से एक तरह से वो विड्रॉ करें, जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है यूक्रेन की उसको बहाल किया जाए, और जो न्यूक्लियर सेफ्टी है उसकी गारंटी दी जाए। ये सारी चीज़ों की बातें वो एक उन्होंने अपना एक 10 पॉइंट पीस फार्मूला रखा है, और जिसके लिए वो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे एक तरह से सपोर्ट मांग रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जो नीट वाला इशू है ना वो कुछ ज़्यादा ही अभी एकदम से हॉट डिबेट में बना हुआ है। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, और जिसमें कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स को जिनको कि ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था, और उसके बारे में कहा गया कि एनटीए की तरफ से कि ठीक है ये ग्रेस वाला जो हमने जिन जिन स्टूडेंट्स को दिया था उनको कैंसिल कर रहे हैं और उनको फिर से एग्ज़ाम में रीअपेयर होने की ज़रूरत है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला, तो सारी बातें चल ही रही हैं, और बहुत जगह पेपर लीक के भी इसमें बातें सामने आई, और जिसमें बिहार में जो हो रहा है जांच हो रही है पुलिस की, उसमें कहा जा रहा है कि जो शुरुआती जो सबूत मिले हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक जैसी घटना इधर हो सकती है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा भी एडिटोरियल में भी एक छोटा सा आर्टिकल है उसके थ्रू भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनके साथ की मोदी जी ने 1-to-1 मीटिंग की, और जो डिस्कशन था उनका आपस का ये चल। तो इसमें कुछ ऐसा कॉन्क्रीट जैसा कुछ है नहीं, बस यही एक सिंपल गुडविल मीटिंग थी, और 1-to-1 जो थोड़ी बहुत बातें हुई वो उसके बैकग्राउंड में G7 के बैकग्राउंड में वो हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे एक न्यूज़ है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मोदी 3.0 का जो पहले 100 दिन का एक उन्होंने अपना एजेंडा बना रखा है, और उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए जाने की बात हो रही है, और उसी में एक है ये डिजिटल एग्री मिशन। ठीक है, जिसमें कि 2800
करोड़ के इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है। और इसी के दौरान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी 17वीं किस्त भी मोदी साहब जारी कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से। ठीक है। और इस अगर बात करें डिजिटल एग्री मिशन की, तो ये अगले 2025 और 26 के लिए इसको लागू किया जाएगा। और अगर इस स्कीम की बात करें तो ये कोई नई स्कीम नहीं है और इसको 2021-22 के लिए प्लान किया गया था, लेकिन कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे लोकेशंस पे। और अगर बात करें कि इस मिशन के थ्रू होगा क्या, तो एक नेशन वाइड फार्मर्स रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ठीक है। क्रॉप सोन रजिस्ट्री बनाई जाएगी और जियो रेफरेंसिंग की जाएगी विलेज मैप्स की। और इसमें यह है कि जो भी किसान हैं, ठीक है, जो फार्मर रजिस्ट्री बनने वाली है उसमें जो किसान हैं उस फील्ड के, उस एरिया के, उनके लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। और तो जो भी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकेंगे वो। और जितने गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो पीएम किसान हो, फसल बीमा योजना हो, या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल सर्विस है, फार्म लोन्स है, इंश्योरेंस है, वो सारी फैसिलिटीज़ को वो उस नई डिजिटल आईडी जो उनके लिए बनाई जाएगी उसके थ्रू वो उसको अवेल कर सकेंगे। ठीक है। और उसमें एक बात जो रखी गई है कि क्रॉप सोन रजिस्ट्री बनाने की, और उसके थ्रू क्या होगा कि जो भी फार्मर ने अपने फील्ड में या अपने खेत में जो भी उन्होंने क्रॉप्स वगैरह जो उगाई हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। और जिससे कि बेटर प्लानिंग और एस्टिमेशन होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसमें ये हेल्पफुल होगा। ठीक। और जो इसको इस स्कीम के कुछ पोर्शंस को एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसको अभी कहा जा रहा है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। ठीक है। जैसे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का बीड, गुजरात का गांधीनगर, पंजाब का फतेहगढ़ साहिब और तमिलनाडु का विरुधुनगर। इन सब जगह पे किसानों के जो यूनिक डिजिटल आईडी बनाने की बात हो रही है वो बनाई जा रही है। और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को ये आईडी जारी भी कर दी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो पेपर लीक की बात हो रही है उसी में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और एनटीए से भी ये मांगा है कि सीबीआई को जो जांच सौंपने की बात हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो उनसे जवाब मांगा गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अभी हमने बात की थी थोड़ा नीट के बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं यहाँ पे हम लोग इसको जानते चलते, जिसमें कि पेपर लीक की बात भी हुई है और जो मतलब 1,500 से ज़्यादा कैंडिडेट को जो ग्रेस मार्क्स दे दिया गया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इसमें इस एजेंसी के जो सिस्टम में जो खामियां हैं उसके तरफ इशारा किया जा रहा है बार बार। और ये कहा जा रहा है कि आपको जो एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराने की जितनी भी बॉडीज़ हैं, केवल एनटीए की बात नहीं है और सब, आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 सालों से ये लगभग हर एग्ज़ाम में लीक की बातें आती हैं सामने। तो अब समय आ गया है कि उसको टैकल किया जाए और केवल शिक्षा मंत्री की ये कह देने से कि ये एक छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच था काम नहीं चलेगा। अब पूरी तरीके से सिस्टम को रोबस्ट बनाना होगा और आपको ऐसे फॉर्मूले निकालने होंगे जिससे कि एग्ज़ाम एटलीस्ट कंडक्ट हो जाए फेयर। ठीक है। और इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि 2017 में जब इसका गठन किया गया था उसके बाद से ऐसा नहीं है कि इन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं करवाए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट भी करवाए हैं। लेकिन अब इधर से जो चीज़ें हैं वो अब एक तरह से खतरे की घंटी बजा रही हैं। और कुछ और बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जांच के संज्ञान में आया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स जो हुए हैं उसमें से कुछ सेंटर पर से, जैसे एक सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि 6 टॉपर्स उस एक सेंटर से हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उनके ध्यान में लाया गया है मामला और कहा जा रहा है कि अब इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। आप कंपटीशन का लेवल देखिए कि पिछले एक दशक में जो कंपटीटर्स हैं उनकी संख्या डबल हो गई है।
ठीक है। और इसी साल की अगर बात करें तो 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अपेयर हुए हैं, और जिसमें सीटें कितनी हैं, केवल 1,10,000 के आसपास। ठीक है। और आप ये देखिए कि केवल 0.25% बच्चे ही हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस में जा पाते हैं। ठीक है, टॉप कॉलेज में जाने वाले बच्चे इतने सारे कंपटीटेंट्स में केवल 0.25%। तो कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं जो इन सरकार की तरफ से लिए गए हैं एजुकेशनल लैंडस्केप को एक तरह से रिफॉर्म करने के लिए। और उसमें यही कहा जा रहा है कि जो मेडिकल एजुकेशन में जो भी शॉर्ट फॉल्स हैं उसको भी आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। और अभी हाल में आपको ध्यान होगा यूजीसी ने ये कहा है कि साल में 2 बार आप वो लीजिए, एडमिशन टेस्ट लीजिए, यानी कि जो बाय एनुअल एडमिशन होगा। इससे क्या कि बहुत बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं और जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब तक जो एडमिशन सेशन है वो ओवर हो जाता है, और उसकी वजह से उनके जो 1 साल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, एक तरह से वेस्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए अब देखते हैं इस पे आगे क्या चीज़ें शेप लेती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी जो एग्जिट पोल्स है ना वो भी काफ़ी डिबेट में बना हुआ था। आपको ध्यान होगा कि जब रिज़ल्ट आने से पहले जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें जो भी रिजल्ट प्रेडिक्ट किए गए थे और वो तो बिल्कुल अलग ही दुनिया के थे। तो उसकी वजह से जो एक तरह जो जंग छिड़ गई थी आपस में, वो पोल जिसको फेवर में जिसके जा रहे थे और जिनके बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे थे, तो बहुत इस पर छिटाकसी हुई है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, इतना कोई खास हमारे काम का नहीं है, लेकिन बातें अभी चल रही हैं ऐसी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये आर्टिकल है, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बातें दी गई हैं, और ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे कुछ पॉइंट आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक ये न्यूज़ है, स्पाइसेस का जो एक्सपोर्ट है वो गिर गया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा अभी कई सारी कंट्रीज़ में जो हमारे मसाले हैं उनमें पेस्टिसाइड्स की जो कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड की जो क्वांटिटी पकड़ी गई है, उसके लिए फिर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसको भी स्ट्रिंजेंट करने की बात हो रही है, और टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बात हो रही है। आपको ध्यान होगा कि जो मसाले थे सिंगापुर में जो भारत के टॉप ब्रांड्स हैं उनमें निकल गया था एथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, जो कि ज़्यादा देर तक स्टोर रहे इसके लिए उसमें मिलाया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में अलाउ भी है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है उसका वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक ये न्यूज़ है, अभी जो जर्मनी के बॉन में जो क्लाइमेट चेंज पे जो अभी बैठक हुई थी, जो कि 3 से लेकर 13 जून तक चली थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा कंक्रीट निकल कर नहीं आया है जो कि जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ऐसी कोई ठोस बातें निकल कर नहीं आई है। ठीक है, और पहले ये कहा गया था कि 2024 के अंत तक आपको एक अमाउंट आपको एक तरह से तैयार करना होगा, एक फिक्स करनी होगी, जो कि पहले $100 बिलियन का जो रखा गया था पर ईयर, उससे अब ज़्यादा आपको अलॉटमेंट देने की ज़रूरत है। तो लगा था कि इस मीटिंग में कुछ ऐसी ठोस बातें होंगी कि जो COP29 जो कि इससे होने वाला है आगे, वो होने वाला है कहाँ, बाकू अजरबैजान में, जो कि नवंबर के मंथ में होगा। तो यही कहा जा रहा था कि उसमें जो एजेंडा है वो इसी से रिलेटेड होगा। तो अगर अभी कोई ठोस बातें इसमें हो जाती हैं तो आगे हमारे वहाँ 29 में जो हम मीटिंग करेंगे वहाँ पे बातें कुछ आसान होंगी। लेकिन इस जो मीटिंग हुई है अभी यहाँ पे बॉन में, उसमें कुछ भी ऐसा ठोस निकल के नहीं आया। लेकिन एक जो कंट्रीज जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनकी तरफ से एक डिटेल दे दिया गया एक पेपर के रूप में, और उसमें ये कहा गया है कि जो अमाउंट है, जो विकासशील देशों को जो सहायता राशि देने की जो बात हो रही है उसमें क्या अमाउंट होना चाहिए उसकी बात रखी गई है। उसके बाद किसको कितना इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए उसकी बात होनी चाहिए, और कैसे कैसे उसको खर्च करना है और उसका एक तरह से उस पर निगरानी कैसे रखी जाए उसकी बात हो रही थी। तो इसके अलावा कुछ भी ठोस इस बॉन वाली मीटिंग से निकल कर नहीं आया। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा 2015 में जो पेरिस का जो समझौता हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आपको विकासशील और गरीब देशों को बहुत सारे पैसे आपको देने होंगे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग एक टर्म अभी आया ध्यान में, NCQs, जिसको कि अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो न्यू कलेक्टिव
क्वांटिफाइड गोल्स करके होगी, जिसमें 2025 के बाद का जो पीरियड होगा उसमें जो ये कंट्रीब्यूटिंग जो राशि है उसको कितना उसका होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात इसमें रखी गई है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि पैसे विकसित देशों को, विकासशील देशों को देने होंगे, गरीब देशों को देने होंगे, जो कि वो अपने यहाँ जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के मेजर्स वो ले सकें। और जो UNFCCC बनाया गया था उसके फ्रेमवर्क में भी ये बातें साफ साफ रखी गई थी, और ये कहा गया था कि जो भी अमीर देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने ही इतने अपने यहाँ जो ग्रोथ उन्होंने अचीव की हैं वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के नहीं की गई हैं, और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो आज इन विकासशील देशों को भुगतने पड़ रहे हैं, जिनको कि विकास भी करना है और जलवायु का परिवर्तन का ध्यान भी रखना है। तो इसके लिए उनको पैसे भी चाहिए और नई टेक्नोलॉजीज़ भी चाहिए अपने यहाँ उनको कोप अप करने के लिए। ठीक है, और इसी के में कि 2009 में जो भी विकसित देश हैं उन्होंने अपने यहाँ ये कहा था कि 2020 से हम पर ईयर $100 बिलियन का एक कॉर्पस फंड जनरेट करेंगे, और उससे फिर गरीब देशों की और विकासशील देशों की मदद की जा सकेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक ज़मीन पर ऐसा कुछ भी काम आप ठोस नहीं गिना सकते। और जिस हिसाब से चैलेंजेस बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रिगार्डिंग, तो अब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अरबों नहीं बल्कि खरबों डॉलर की ज़रूरत अब बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक अभी हाल में UNFCCC का एक सर्वे था, एक तरह से रिपोर्ट था उनका, जिसमें ये कहा गया था कि आज के डेट से लेकर 2030 तक उनको लगभग $6 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक तरह से अनऑफिशियली ये कहा था कि जो भी विकसित देश हैं उनको 2025 के बाद से हर साल कम से कम $1 ट्रिलियन के योगदान देने की ज़रूरत है, और ये एकदम इस पे उनको प्रतिबद्धता दिखानी होगी। ठीक है, और अरब देशों के तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, एक तो नहीं, एक से ज़्यादा यानी $1.1 ट्रिलियन, और अफ्रीकी देशों ने ये कहा है कि $1.3 ट्रिलियन विकसित देशों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो UNFCCC और जो पेरिस वाला जो समझौता था उसके थ्रू ये कहा गया था, तो UNFCCC के जो एनेक्सर 2 में जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 25 कंट्रीज़ और यूरोपियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, वही इन सारे ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, जो भी परेशानी है उनके लिए वो जिम्मेदार हैं, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनको इनमें पैसे देने की ज़रूरत है। अब इतने बड़े अमाउंट अब सारे देशों को देना है, तो वो अब बीच का रास्ता निकाल रहे, इससे कन्नी भी काट रहे हैं, और अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें और देशों को भी शामिल होना चाहिए, जो कि 90s के जो डिकेड था उसकी तुलना में आज वो उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकी, वो अमीर हो चुके हैं। तो जब ये एक तरह से ये एनेक्सर 2 बनाया गया था, तो उसके कंपेरिजन में आज वो पैसे देने की स्थिति में हैं। ठीक है, और उनका ये भी कहना है कि जो जैसे चाइना है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनको भी इसमें पैसे देने की ज़रूरत है। अब जैसे दक्षिण कोरिया को इसमें नहीं रखा गया है, जो खाड़ी देश हैं उनको नहीं रखा गया है, तो इन सब देशों को भी इसमें पैसे जो देने वाले जो देश हैं उनकी लिस्ट में उनको भी इंटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अभी बॉन में चाइना की तरफ जब सारी उंगली उठी, तो चाइना ने साफ कह दिया है कि हम अपने यहाँ जो जितना संभव हो सकता है हमसे, हम अपने यहाँ उसको कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो बर्डन है इस तरह की फंडिंग का, वो हम लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब यही देखना है कि जब नवंबर में फिर से ये लोग COP29 के लिए बैठते हैं तो आगे क्या बातें होती हैं, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल के माध्यम से हमने जाना। और एक न्यूज ये है, कावली प्राइज़ की बात हो रही है, जिसको कि नोबेल प्राइज़ के एक तरह से बराबर माना जाता है, और ये एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस और नैनो साइंस के फील्ड में ये दिया जाता है। और इस साल 2024 के लिए बात करें तो कावली प्राइज़ इस साल दिया गया है 8 साइंटिस्ट को। तो ये दिया जाता है जो कावली हैं उनके सम्मान में, जो कि नॉर्वे अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और जिन्होंने कावली को की शुरुआत की थी 1958 में।
ठीक है। और ये जो कंपनी है वो ट्रांसड्यूसर बनाती थी। ट्रांसड्यूसर इसे समझ लीजिए कि वैसे डिवाइस जो कि प्रेशर को इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी उनका अपना बिजनेस था, तो उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसमें नाम हैं दिए हुए, आप इनको चाहें आप इनको याद कर सकते हैं। तीनों फील्ड में टोटल 8 साइंटिस्ट को दिया गया है, ठीक है। अब एक ये आर्टिकल है कि अभी मोदी सरकार जो है अपने थर्ड टर्म में जा रही है, और जो फॉरेन रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा इनका कार्यकाल रहने वाला है और क्या क्या इनके सामने अभी चुनौतियां हैं बिल्कुल सामने, उसकी बात अभी की जाए, ठीक है। तो इसमें सारी कंट्रीज से क्या क्या बैलेंस बनाना है, कैसे रिलेशन आगे बढ़ाना है और क्या कोर्स करेक्शन होना चाहिए, उसकी बात की गई है, ठीक है। इसी में पाकिस्तान के रिगार्डिंग भी बात की गई। ये कहा गया है कि 2014 में जब शपथ लिया था इन्होंने, तो उस समय अपनी तरफ से मोदी साहब ने रिलेशन को सुधारने की कोशिश की थी और उनको अपने स्वेरिंग सेरेमनी में बुलाया भी था। लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर हाथ से बाहर हो गई और उरी वगैरह का जो घटना हुई तो उससे चीज़ें पटरी पर से उतर गई। और फिर जब हमने धारा 370 पे जो काम शुरू किया, उसके बाद और ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो गया है, ठीक है। और अभी चुनाव हुए हैं, उसके बाद फिर देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से या एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो इन सब बैकग्राउंड की वजह से रिश्ते और ज़्यादा एक तरह से निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी रिश्ते सुधारने की बातें हो रही है और अब देखा जाता है कि चीज़ें आगे कैसे शेप लेती हैं। अफ़गानिस्तान की बात ये कहा गया है कि इससे हमारा अभी करंट स्टेटस ऐसा है कि हमारा कोई रिलेशन इससे इनसे नहीं चल रहा है, डिप्लोमेटिक ऐसा कुछ भी जो भी है थोड़ा बहुत बैक चैनल ही है, लेकिन ऐसा एज अ फुल फ्लेज डिप्लोमेसी हमारी इनसे नहीं है। म्यांमार के बारे में ये कहा गया है कि वहाँ सिचुएशन दिन दिन ख़राब होते जा रहे हैं और जो आर्मी की जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो काफ़ी जगह पे अब वीक होता जा रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है जो हमारे यहाँ थिंक टैंक्स हैं उनसे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमको वहाँ की विपक्षी पार्टीज़ और जो भी गुट हैं उनसे भी एक तरह से रिलेशन हमें बना के आगे बढ़ना होगा। एक मालदीव की बात की गई है जिसमें कि आपको ध्यान होगा कि अभी मुइज़्ज़ू आए थे हमारे यहाँ और बड़े अच्छे मूड में थे और बड़े अच्छे मूड में यहाँ से वापस भी हुए हैं। तो अब देखना है कि कैसे चीज़ें वहाँ आगे पटरी पे चलती हैं। बांग्लादेश में जब भी चुनाव, अभी चूंकि चुनाव से अभी निकले हैं हम लोग, तो चुनाव में बहुत सारी बातें ऐसी होने लगी हैं आजकल। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, अपने अपने देशों में जहाँ जहाँ चुनाव होती है वहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी कहीं ना कहीं डिबेट्स में शामिल हो जाता है। तो अब बांग्लादेश की बात करें तो जो इमाइग्रेंट्स हैं जिसको कहते हैं बार बार घुसपैठिया बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी रिलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब चूंकि इलेक्शन भी ख़त्म हो गए हैं तो अब वो जो नुकसान ये सब हुआ है इन सब बातों से, उसको कैसे आगे हम सॉर्ट आउट करते हैं उसकी बात हुई। भूटान के बारे में ये कहा जा रहा है कि भूटान में जो चाइना है वो अपने बॉर्डर उनसे अपने सेटल करने की बात कर रहा है वो भी अपने शर्तों पे। तो वहाँ भी आप इंडिया को कैसे बैलेंस बनाकर वो चल सकते हैं उनकी बात है। और जो हमने जो 5 ईयर प्लान हमने एक फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज देने की बात की है उसको ध्यान में आगे रखना होगा। और जो गलेफू माइंडफुलनेस जो सिटी प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से लगा हुआ लगभग 1000 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें वो ये सिटी बनाने जा रहे हैं। तो उसके चीज़ें वहाँ पे कैसे मटेरियलाइज होती हैं उनकी बात है। फिर नेपाल की बात की गई है। नेपाल में जो केपी शर्मा ओली हैं और वो सरकार में एक तरह से काफ़ी मेजर पार्ट है उनका वहाँ नेपाल की सरकार में। और उनका जो स्टैंस है वो हमेशा जो चाइना वाला प्लैंक है वो हमारे साथ खेलते रहते हैं, चाइना कार्ड। तो इसकी वजह से वो भी चीज़ें आगे देखनी होंगी। फिर श्रीलंका के बारे में ये कहा गया कि जो वहाँ पर क्राइसिस था उसके बाद भारत ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और खूब वहाँ लोगों के दिल जीते। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आया तो जो कच्चा तीवू आइलैंड है उसको उठाकर फिर जो थोड़ा बहुत गर्मजोशी थी रिलेशन में उसको भी हमने एक तरह से नुकसान ही पहुंचाया। फिर इसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के वहाँ पे क्या कोर्स करेक्शन हमारा होना चाहिए। फिर चाइना वाला चैलेंज है उसको हम कैसे डिक्लेयर आगे बढ़ेंगे उस पर। और जो रसिया के रिलेशंस हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िए और इससे बहुत सारे पॉइंट आप इससे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी नई नई सरकार बनी है उड़ीसा में भाजपा।
और मुख्यमंत्री भी बने हैं मोहन चरण मांझी। और जैसा कि इनका एक तरह से वादा था चुनाव में कि जैसे हमारी सरकार बनेगी तो जो पूरी टेम्पल के जो 4 दरवाजे हैं, 4 एंट्री गेट्स हैं, उनको हम खोल देंगे। तो उन्होंने अगले ही दिन इस पे अमल किया और वो चारों एंट्री गेट्स खोल दिए। तो जो एंट्री गेट्स हैं वो आप उसके नाम को देख सकते हैं। तो जो 4 गेट्स हैं, हस्ती द्वार, अश्व द्वार, ठीक है, व्याघ्र द्वार और सिंह द्वार, ये चारों एंट्री गेट्स थे। और लेकिन पेंडेमिक के बाद उस समय इनको बंद कर दिया गया था, केवल एक ही खुला था। और ये कहा जा रहा था कि अभी जो सेफ्टी कंसर्न है उसके रिगार्डिंग हम इसको आगे अभी नहीं कर सकते, और सिक्योरिटी वाला जो कंसर्न है उसकी वजह से हम बाकी के 3 गेट बंद कर रहे हैं और एक ही गेट खुला रहेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा कहा था कि हम चारों गेट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इसके रिगार्डिंग। और एक ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान भी जो वर्ल्ड कप है उससे बाहर हो गया। और इस बार का फॉर्मेट, इस पे डिबेट की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि बहुत सारी जो टॉप कंट्रीज़ हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, वो एक एक करके बाहर होते जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान तो बाहर हुआ है, न्यूजीलैंड भी बाहर हो गया है, श्रीलंका भी बाहर हो गया है। तो इनके फॉर्मेट पे और जो वेन्यू है, अब बारिश ही हो गई, मैच ही नहीं हुआ, तो एक तरह से ये सही नहीं जाएगा सही दिशा में। तो इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, ये था आज का। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।